आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप M2 R4 या R5 का पेपर देने जा रहे हैं और अभी तैयारी बिल्कुल नहीं की है और आपके पास सफिशिएंट टाइम भी अब बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, तो क्या करें और किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा पेपर ये निकल ही जाए। तो देखो, इस सिचुएशन में हमारे पास वैसे ही कंडीशन है कि तैयारी तो बिल्कुल नहीं है और हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं। तो देखो, कैसे तैयारी करें कि अगर फिर भी तैयारी नहीं हुई अच्छी तरीके से तो हम इस पेपर को कैसे तैयार कर लें। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लगभग 50 MCQ जो कि पेपर में आया हुआ है। साथ में आपको HTML और CSS का MCQ भी बताएंगे अलग से। 10 दिन में कैसे तैयारी करना है वो भी आपको पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। सबसे पहली बात ये कि पेपर आता कैसे है। पहले चीज़ ये देख लो, पेपर को ट्रिकी तरीके से समझना कैसे होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को देखेंगे पूरा लास्ट तक जो है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर ओपन करेंगे। ये अभी पिछले साल का पेपर आया था, यानी कि जिसने भी इस पेपर को बनाया है अभी बिल्कुल इसी पैटर्न पर अगला पेपर भी आएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा सब कुछ समझ में आना चाहिए ठीक से। तो नया जो पेपर आएगा बिल्कुल इसी पैटर्न पे भी आएगा, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस बच्चे ने ये वाला पेपर दिया होगा और फेल हो गया होगा, वो इस वीडियो को अगर देख रहा है तो आप देखिएगा कितना इजी पेपर आता है और बस हमें किस तरीके से पढ़ाई की है ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला हूँ कि MCQ आता कैसे है और उनका सॉल्व कैसे करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले आप यहाँ पर MCQ को देखिए, जो पेपर आया हुआ है पार्ट 1 हम यहाँ पर अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए, इसका जो पेपर आता है वो बहुत इजी आता है, लेकिन हमने पढ़ाई अगर ठीक से नहीं की है तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पर अगर हमने पढ़ाई नहीं भी की है तो कैसे करेंगे पढ़ाई वो भी बताएंगे आपको लास्ट तक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पहला इंटरनेट सर्च इंजन कौन सा है। चलिए आप सब लोग जो है पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो है देखते कितनी तैयारी आप लोग की है। क्वेश्चन को भी ठीक से पढ़ लिया करिए आप लोग। जो है सर्च इंजन पूछा गया है, पहला इंटरनेट सर्च इंजन। यहाँ पे ये ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसका भी ध्यान रखना है। यहाँ ट्रिक दे दिया गया है सर्च इंजन, तो इसको ध्यान रखना हमको है। अच्छा, गूगल तो हो नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता है। मान लो इसका आंसर अगर नहीं आया आपको भी तो गूगल बाद में आया है तो बिल्कुल नहीं हो सकता जो है, ठीक है ना। और यहाँ पर गूगल नहीं होगा तो फिर BCD, इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। गूगल तो सुना भी होगा, इनके बारे में पता नहीं होगा। अल्टा विस्टा क्या है, अगर थोड़ा बहुत आइडिया है आपको है तो ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन ही है, बट ये सर्च इंजन पहला नहीं है क्योंकि ये सर्च इंजन काफी बाद में आया हुआ है। अब बचता है यहाँ पर बी और डी। ये आप लोग को और बता दो, ये सब क्वेश्चन ड्रोएक स्वयं इंटरनेट से सर्च करके तब लिखता है। आप देखिएगा ये पेपर मैंने ड्रोएक का ही है। देखिए यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने में इन्होंने मिस्टेक कर दिया है, कॉपी करने में भी मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे देखो डबल लगा हुआ है, तो उसका रीजन यही है। तो यहाँ पे ये वाला भी नहीं है, यानी कि ये वर्ड ही ऐसे लिख दिया गया है इन्होंने, और इनको ऑप्शन नहीं मिला सही से तो इन्होंने ऐसे ही वर्ड लिख दिया है, जबकि इसका जो सही वर्ड यहाँ पर था प्लेस में वो था हु इज। इन्होंने WA लिख दिया है ऑप्शन में बदल करके, नेट से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। तो आर्ची ये है इसका आंसर, आर्ची। एक्चुअल में सबसे पहली बात तो यह है कि इंटरनेट की शुरुआत जो हुई, वो जो डिस्प्ले करने कंटेंट शुरुआत हुआ वो टिम्बल ली ने इसकी शुरुआत की, और टिम्बल ली जी ने ही इसका सारा कुछ स्ट्रक्चर तैयार किया HTML का, और ये उसी समय के बाद जो है आर्ची सर्च इंजन आया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
कह रहा है कि वेब मानकों को कौन बना रहा है, हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड। यानी आपको ये समझना है इसका है कि जो आप लोग वेबसाइट खोलते हो उनके जो नियम होते हैं खोलने के, बंद करने के, बनाने के, वो सब कौन तैयार करता है। मोजिला तैयार करता है, माइक्रोसॉफ्ट तैयार करता है, या वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम करता है, या फिर एनवीडिया। मोजिला एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, यानी कि ये ब्राउज़र बनाती है, ब्राउज़र इसका है। माइक्रोसॉफ्ट भी सॉफ्टवेयर कंपनी है। एनवीडिया हार्डवेयर कंपनी है, अगर थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब, एक्चुअल में अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लिखा होता www, एक्चुअल में इसका जो क्वेश्चन में आंसर है वो www लिखा हुआ है, इन्होंने उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, तो यहाँ पर सी आंसर है। चलिए, आपने कमेंट में क्या किया। अच्छा, मैं आप लोग एक चीज़ और है, आप लोग ज़्यादातर मैंने देखा है जो इंडियन होते हैं वे थोड़ा सा मतलब चीज़ों में हिचकते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बोलूँगा कि आप कमेंट करिए तो आप कमेंट नहीं करेंगे। लाइक करने को बोलूँगा जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, अपना दिमाग आपको खर्च करना है। अगर मान लो यही पूछ लिया जाए कि यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो, तो भी आप कहोगे नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कभी कमेंट ही नहीं किया। तो कम से कम आप कमेंट करो। हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ उसमें से कुछ क्वेश्चन ही आपको पूछने का हो, तो भी आप कमेंट नहीं कर सकते हो, या कमेंट करना आपको आता ही नहीं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, आपको कमेंट करना आना चाहिए। कमेंट से भी रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे आपको किसी एग्जाम में या किसी नौकरी में आपको पूछा जाए तो आपको वो पता होना चाहिए। कमेंट अभी तक क्या होता था, यूट्यूब में नीचे होता था एकदम से, अब कमेंट यूट्यूब वालों ने एकदम वीडियो के नीचे डाल दिया है। तो आप सबको जो है कमेंट कहाँ करना है, किधर से करना है, ये सब बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, आपने कमेंट किया कि नहीं किया, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कमेंट जरूर करिए। चलिए, इस क्वेश्चन का कमेंट करिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का कमेंट तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग कर पाएंगे, अगर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ यहाँ पर है कि सभी क्लिक, हिंदी देख लीजिए, सभी क्लिक घटकों को कैप्चर करने के लिए विंडो को सेटअप करने हेतु हम निम्न में से किस स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। ये कह रहा है कि जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, तो इस पूरी क्लिक को कौन कैप्चर कर सकता है, इसमें कौन सा कमांड है, कौन सा इसमें कमांड है। ABCD पूरा दिया हुआ है, तो आप लोग जरा इसको बताइए जल्दी से। तो इसमें विंडो कैप्चर इवेंट डॉट क्लिक, ए वाला आंसर सही है इसका है। विंडो डॉट इवेंट ये सभी क्लिक को क्या करता है, कॉपी करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4। कितना बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं, आप सब लोगों को नहीं पता जो है, लेकिन इतने अच्छे क्वेश्चन हैं ये, जो बहुत ही आसानी से आप दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 थोड़ा सा टफ था, लेकिन अब 4 देखिए कितना इजी है। यदि आप किसी कैस्केडिंग स्टाइल शीट या CSS में ब्लॉक एलिमेंट के दाईं ओर टेक्स्ट को संरेखित करना चाहते हैं, तो फिर ये कह रहा है कि अगर आपको राइट साइड में लिखना है, जैसे आप अभी हम जैसे कहीं भी लिखते हैं, मैं आपको कहीं लिख करके दिखाता हूँ। जैसे MS वर्ड आपको पता होगा, MS वर्ड में जैसे मैं लिखना शुरू करता हूँ तो ये हमारा अलाइनमेंट कहाँ लाया है, राइट साइड, लेफ्ट साइड में लाया है, ठीक है ना। ये कहाँ लाया है, अगर हमें यहाँ पर इधर ले जाना है तो ये राइट अलाइनमेंट हो गया, राइट साइड में चला गया। तो यहाँ पर जो आंसर होगा जो है वो राइट अलाइन हो जाएगा, राइट अलाइन, ध्यान देखिएगा, राइट अलाइन। तो ए आंसर सही इसका है। अब इसको CSS में कैसे लिखा जाता है, अगर आपको नहीं पता तो चलो मैं ये भी बता देता हूँ। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए अभी के अभी, आप जो है देखते हैं कि आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है ना, RITI की वेबसाइट खोलिए। आपको वेबसाइट का नाम पता है, और नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट का नाम है r-iti.com, इसको आपको खोलना है और इसके स्टूडेंट में जाना है। स्टूडेंट में आपको HTML एडिटर मिल जाएगा, इसी पे आ जाइए। आपको यहाँ पर बढ़िया से सब कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे रन करना है। आउटपुट आपको इसी मोबाइल में मिल जाएगा आपका। अगर आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं तो ये बिल्कुल आपको मोबाइल, ये मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, आपको मोबाइल में जो स्क्रीन आउटपुट वाली नीचे आ जाएगी जो है सिंपली। तो यहाँ पे मैंने ले लिया h1 www.r-iti.com, h1
और अब मैं यहाँ पर इसका आउटपुट देखूंगा क्या आ रहा है। देखिए आउटपुट आ रहा है यहाँ पर है। अब इसका अलाइनमेंट जो आ रहा है वो लेफ्ट में आ रहा है। मुझे राइट करना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल। ये इसमें भी आप कुछ सीख लीजिए। जो है ये हम जो लिख रहे हैं वो कहलाता है इनलाइन CSS। ये क्या कहलाता है? इनलाइन CSS, मतलब उसी लाइन में CSS को लिखना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनलाइन CSS। तो लिखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन और हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है ना, टेक्स्ट अलाइन राइट। अब हम इसको लिख देते हैं। लिखने के बाद में यहाँ पे रन करके देखते हैं कि क्या हुआ, कुछ हुआ। यस, देखिए बिल्कुल राइट साइड में आ गया है। एक और चीज़ सीख लीजिए यहाँ पे, मुझे कलर रेड मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए कलर रेड हो गया। तो किस तरह से CSS लिखना है, दो CSS के बीच में हमें इस तरह से सेमीकोलन लगाना है, ठीक है, या स्पेस देना है। जो भी चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझते जाइए। और H1 हमारा टैग है और ये सबसे बड़ा टैग होता है। तो चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। राउटर किस लेयर पर परिचालन करता है, यानी कि राउटर ऑपरेट एट विच लेयर, यानी राउटर किस लेयर पर काम करता है। राउटर का काम जो होता है ना वो किस लेयर में काम करता है। एक बात आपको बताते हैं, इसी समय आप सीख लीजिए जो है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग को जो है, ठीक है ना, OSI मॉडल समझ लीजिए। 1 मिनट में ही समझा देंगे आप लोगों को, ज़्यादा आपको यहाँ पर आसानी से, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आप देखिएगा यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं किसी में जो जिसमें ज़्यादा बढ़िया हो उसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। ये वाला हमारा देखिए OSI मॉडल में कुल 7 लेयर होते हैं और ये OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। एक्चुअल में शुरुआत में जो है कंप्यूटर जो है सभी के नेटवर्क अलग अलग हुआ करते थे जो, ठीक है। तो उस समय हुआ क्या जो है कि सब अपने अपने नेटवर्क अलग अलग यूज करते थे। तो बहुत सारी कंपनियां जो है एक साथ कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे का नहीं कनेक्ट कर पाती थी। तो उसी को सुधार करके OSI जो है ने एक सिस्टम जो है बनाया, एक प्रोटोकॉल तैयार किया और उस प्रोटोकॉल को जो भी फॉलो करता था वो उसके कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते थे। तो यहाँ पे पहला आता है फिजिकल लेयर, दूसरा डेटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर और चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये अगर आप IT टूल पढ़ते हैं तो IT टूल का अब इस बार R5 में चला गया है। तो आपको ये अगर नहीं पता तो ये आपको पता हो जाना चाहिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ठीक है ना। ये थ्योरी में भी आ जाएगा। तो आपको कैसे लिखना है बिल्कुल ऐसे ही बना दीजिए, बहुत ही आसानी से आपको 100% नंबर मिल जाएगा जो है। अब देख लीजिए जो फिजिकल लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कुछ दिखता हार्डवेयर पार्ट है वो फिजिकल लेयर में आता है, ठीक है ना। इसमें मीडिया, सिग्नल और बाइनरी ट्रांसमिशन इसके अंतर्गत होता है। इसमें हमारे पास केबल लगता है, जैसे कि RJ45 केबल लगता है इसके अंतर्गत जो है, ठीक है ना। 100 बेस TX लगता है, SDH केबल होता है, DSL, इसी में सिग्नल आता है जो, ठीक है ना। 802.11 ये वाईफाई का फॉर्मेट है एक जो, ठीक है ना। RJ232 ये वाली केबल इसमें लगती है। अब हम बात करते हैं जब यहाँ से डेटा ऊपर जाएगा तो डेटा लिंक पर जाएगा। डेटा लिंक में जैसे जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका इथरनेट, ठीक है ना। इथरनेट यानी कि डेटा एड्रेसिंग हो रही है। और ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे कई और चीज़ें सीख रहे हैं आप, समझ लीजिए। यहाँ पर मैक एड्रेस पे इसका काम करता है। मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो जो हमारा हार्डवेयर होता है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, उसी पर्टिकुलर एड्रेस को हम लोग बोलते हैं मैक। डेटा लिंक का थ्योरी का लिखना है जो मैं बता रहा हूँ, यही आप लिख दीजिए, आसानी से आपका बन जाएगा जो है। तो डेटा लिंक का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा नीचे से डेटा आएगा वो आगे को लिंक करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिंक करेगा तो यहाँ पर हार्डवेयर डिवाइस रहेगी हमारी, जो भी हमारी हार्डवेयर डिवाइस रहेगी, जैसे कि राउटर हो सकता है यहाँ पर जो है, या राउटर के अलावा और कई भी डिवाइसेस होती हैं। तो यहाँ पर हमारा मीडिया एक्सेस यानी कि काम करता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और प्रोटोकॉल भी काम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे LCC, VLAN, ATM, HDP, फाइबर चैनल,
HDLC, PPP, ये सभी यहाँ पर टोकन रिंग भी काम करती है डेटा लिंक लेयर पर। तो यहाँ पर राउटर काम करता भी है। अब ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर नेटवर्क, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो राउटर है वो लेयर नंबर 2 पे काम कर रहा है, देखिए अभी हमने बोला था 3 पे काम करता है। ध्यान दीजिएगा, जो राउटर स्पेशली है वो दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के राउटर काम करता है, और वो नेटवर्क लेयर पे ही स्पेशली होता है। बट यहाँ पे डेटा लिंक भी में यूज होता है, लेकिन स्पेशली जो वर्क होता है उसका नेटवर्क में काम होता है। और इसका काम क्या करना होता है, यहाँ पे तो ऑलरेडी जो कुछ फिक्सअप है वही काम हो रहा है। जैसे मैक है तो फिक्सअप है, पहले से ही जो डिवाइस जनरेट करती है वो मैक एड्रेस डिवाइस में पहले से डाल करके देती है। अब यहाँ पर आईपी आ जाएगा। आईपी किस लेयर में काम आएगा, नेटवर्क लेयर में, यानी यहीं से सभी डिवाइसेस को हमारा राउटर आईपी एड्रेस जनरेट करके देगा। जितने भी सर्वर होंगे उन सभी से यहीं से कनेक्शन शुरू होगा। अब इसमें एआरपी, आईपी सेक्शन, आईसीएमपी, आईजीएमपी, ओएसआरपी, ओएसपीएफ, ये सारे प्रोटोकॉल इसी लेयर पर काम करते हैं और इनका यूज भी इसी लेयर पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम पहुंचते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में देखो टीसीपी, यूडीपी और एससी टीसीपी, एसएसएल, टीएलएस। देखिए यहाँ पे आपका डेटा ट्रांसपोर्ट होने वाला है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला है। जैसे देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाला है। तो इसको आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको दे रहा हूँ, इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए जो है। और मैं जो आपको एनर्जी दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए उसी का ये खर्चा है। एकदम से जो है आपके लिए फ्री है, लेकिन मेरी एनर्जी के लिए आपका खर्चा समझ लीजिए कि आप हमें इतना पेमेंट कर रहे हैं कि आप हमारे इसको वीडियो को उनको शेयर कर रहे हैं जिनको ये मिलेगा और उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाएगा। आप जितने भी अपने दोस्त जानते हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये मेरे लिए बेनिफिट हो जाए और उनके लिए बेनिफिट हो जाए और आप एक भला काम कर पाए जाए। ठीक है, एक बहुत बात बड़ी है जो इसमें सीखने वाली है, वो टीसीपी और यूडीपी के बीच में थोड़े से भी समझ जाइए। टीसीपी एक ऐसा कनेक्शन सिस्टम है जिसके अंतर्गत जो है सिक्योरिटी पूरी लागू होती है। एक जगह से डेटा दूसरी जगह पर जाने पर बीच में कोई मिसिंग होगी तो सारा काम मैकेनिज्म इसके अंदर सब बना होता है और फटाफट करता चला जाता है। बट यूडीपी में क्या होता है, इसमें अगर डेटा नहीं भी पहुंचा तो ये दोबारा सेंड नहीं करता है, इसलिए ये लेस कनेक्शन होता है। यूडीपी बहुत फास्ट काम करता है टीसीपी की अपेक्षा। यूडीपी में सिक्योरिटी नहीं होती, बट टीसीपी में सिक्योरिटी होती है। डेटा जाएगा कि नहीं जाएगा यूडीपी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन टीसीपी में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यूडीपी टीसीपी की अपेक्षा काफ़ी फास्टली होता है, इसलिए यूडीपी सिक्योर कम होता है टीसीपी की अपेक्षा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर, जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आप RIT वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पर आपको देखोगे एक ऊपर लॉक लगा हुआ है, इसमें आप क्लिक करोगे तो देखिएगा कि इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात दिखेगी, वो दिखेगी HTTPS। जो ये S है वो सिक्योर है। ये क्या है, जब इस जगह से लिंक डेटा दूसरे सर्वर पे और दूसरे सर्वर से मैच जाता है, लिंकिंग करता है, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और वही आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो जो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है वो SSL के थ्रू मिलता है। तो आई होप कि ये अभी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, इसका फुल फॉर्म है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको जो है ये एग्जाम में 100% आएगा। आप अगले जब एग्जाम हो जाएगा तो आप वीडियो में जाकर फिर से कमेंट करिएगा कि सर आपने जो बताया था वो नहीं आया। मैं कहता हूँ कि 100% एग्जाम में आएगा, आप बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा दावा है कि आप लोग वीडियो में आकर कहिएगा हाँ सर आपने जो कहा था वो वीडियो आया था एकदम क्वेश्चन। ये किस में नहीं आएगा, मान लो पहले पेपर में नहीं है तो दूसरे पेपर में आ जाएगा। और जो लोग ICT का पेपर देते हैं, ICT ठीक है ना, पेपर नंबर 4, उनके में भी ये आएगा। तो अगर आप ICT का पेपर भी आपका है तो उसमें ये आएगा। चलिए देखिए आगे। अब जब डेटा यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के अगले जगह पे पहुँचेगा तो पहुँचते ही उसमें सेशन लग जाएगा, यानी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी कि जो भी डेटा आया है वो सही है कि नहीं है, अगर गलत तो नहीं हो गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। सेशन में टेस्टिंग होता है, कोई गड़बड़ी होती है तो यहीं पर रोक लगा दिया जाता है। अब अगर रोक लगाया जाएगा
तो टेस्टिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए भी TCP, SIP, RTP, RPC इन डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल के जो है थ्रू यूज किया जाता है। अब ये टेस्टिंग होने के बाद में ये वापस फिर से जब डेटा ओके है तो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर पर, और प्रेजेंटेशन लेयर पर ये डिस्प्ले करने के फॉर्मेट में वापस में शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट में, जैसे मान लीजिए आपने कोई पिक्चर भेजा है तो JPG के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अगर आपने मान लीजिए कोई फाइल भेजा है तो वो DOC के रूप में जो कन्वर्ट हो जाएगा। HTML तो HTML के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस फॉर्मेट में होगा वो कन्वर्ट यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इसे डिस्प्ले करने के लिए एप्लीकेशन लेयर पर भेजा जाएगा, और एप्लीकेशन लेयर पर डिफरेंट चीज़ों का यूज करके डिस्प्ले किया जाता है। तो ये हमारा होता है 7th लेयर, और ये इसमें लेयरिंग सिस्टम नीचे से स्टार्ट होती है, तो इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है यहाँ पर। तो HTTP, P2P, अब ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे प्रोटोकॉल का प्रयोग करके यूज किया जा रहा है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे राउटर किस लेयर पे काम कर रहा है? 3rd नंबर लेयर पे काम कर रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अगला है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि राज्यों, देशों एवं पूरे विश्व में फैली डेटा संचार प्रणाली क्या है। देखो वह नेटवर्क सिस्टम कौन सा है जिसके मदद से एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य में फैला रहता है। तो इंग्लिश में जल्दी समझ में आ जाएगा, हिंदी में समझ में आएगा। लैन नहीं, ये तो लोकल के लिए होता है। वैन ये सही है, ये गलत है, ये कमेंट करके हमें बताइए जाए। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये भी नहीं है। नन ऑफ दीज ये तो गलत ही है, क्योंकि आंसर भी सही है। कमेंट में क्या किया है हम वीडियो जो है अगले वीडियो में देखेंगे कि आपने कमेंट में सही किया या नहीं किया। चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लेंगे 8। TDM में स्लॉट को आगे भेजने के लिए, या जो जब हम आगे क्या करते हैं तो सेकंड में, फ्रेम में, पैकेट में, किस में विभाजित किया जाता है? TDM जो है, TDM यानी कि जो TDM हमारा है, ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर्स, ये स्लॉट और फर्दर डिवाइडेड इनटू किस में डिवाइडेड होता है? तो सेकंड में होता है, फ्रेम में होता है, पैकेट में होता है। तो ये फ्रेम में होता है। ये किस में होता है? फ्रेम में। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहां पे फ्लो कंट्रोल इज परफॉर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर। फ्लो कंट्रोल फ्लो करता है, फ्लो कंट्रोल इज परफॉर्म एट विच लेयर, किस लेयर पर फ्लो परफॉर्म करता है? तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल इज परफॉर्म विच लेयर, तो यहाँ पर किस लेयर पर परफॉर्म करता है? देखो यहाँ पे कह रहा है प्रवाह नियंत्रण में किस लेयर पर किया जाता है, यानी कि फ्लो कंट्रोल किस लेयर पर किया जाता है? नेटवर्क पर, फिजिकल पर, डेटा लिंक पर। तो फ्लो कंट्रोल नेटवर्क लेयर पर किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लेयर वाला ही आया हुआ है जो मैंने अभी पढ़ाया था। देखिए लेयर का ही क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेयर से, अभी और आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा। इन द लेयर हायरार्की एट द डेटा पैकेट मूव फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेयर हेडर आर। देखिए एक बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसमें जब डेटा नीचे से ऊपर को भाग रहा होता है तो डेटा पैकेट, डेटा अलग अलग फॉर्मेट में टूट रहा होता है और एडिंग कर रहा होता है। उनमें से यहाँ से जैसे ही भागेगा इस जगह से डेटा ऊपर को, वैसे ही इसका एड्रेस डिवाइस का ले लिया जाएगा और वो हमारा हेडर में ऐड होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है बोल रहा है वो यही पूछ रहा है कि जो हमारा एड्रेस है, ठीक है ना, हेडर में ऐड होता है, तो ये यहाँ पर ऐड हो रहा है। हेडर में हमारे पिछली डिवाइस का इन्फॉर्मेशन ऐड हो रहा होता है और वो हेडर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर करके आगे बढ़ रहा होता है। तो हेडर एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन आपको करा दिया। इसमें से मुझे लग रहा है कि कम से कम 10 के साथ साथ में मैंने 10 क्वेश्चन और तैयार करा दिया होगा। आइए अब आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो है 2.1 का एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। चलिए इधर देखिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC इज एन एक्सपेंशन कार्ड। ये एक एक्सपेंशन कार्ड है या PC कार्ड है, RPC कार्ड दैट कनेक्ट योर कंप्यूटर टू नेटवर्क। यस बिल्कुल सही है, इसका आंसर एकदम ट्रू है। और एक चीज़ आपको बताते ट्रिकी,
इसमें से लगभग 10 में से 5 ट्रू होते हैं। तो अगर मान लो आपको 10 के 10 नहीं पता है तो ट्रू लगा करके चले आइए, आपको 100% कम से कम आधा नंबर जरूर मिल जाएगा, आधा नंबर जरूर मिल जाएगा, कम से कम आधा नंबर जरूर मिल जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग फॉल्स की जगह पे। लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप बिना पढ़े ही सब कुछ कर दो, पढ़ करके करिए, अगर आपको आता है तभी आप सही करिए, नहीं तो बिना उसको ना करिए, ठीक है ना। अभी बहुत कुछ बाकी इस वीडियो में, तो आप लोग पूरा वीडियो को बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोगों। स्विच इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट, स्विच ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी देखो इस सब से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ये राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है। और इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है ना कि एक साथ में ढेर सारे हार्डवेयर को ये कनेक्ट कर दें। तो दो चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ आपको इसमें जो है, ठीक है ना। स्विच एक साथ बहुत सारे डिवाइसेस को क्या करता है, जोड़ देता है स्विच। तो स्विच देखिए ढेर सारा स्विच, स्विच या हब, तो यहां पर इस तरह होता है कुछ। ये 4 पोर्ट का, 8 पोर्ट का, 16 पोर्ट का, 32 पोर्ट का अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये बहुत सारा स्विच है, डीलिंग का है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं, सिस्को भी बनाती है, तो ये सब कंपनियां स्विच बनाती है। अब देखिए यहाँ पर एक राउटर है, ये जुड़ा, यहाँ पे हब, एक स्विच, तो हब का भी वही काम, स्विच का भी वही काम, बस ये क्या करते हैं, एक साथ में ढेर सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है स्विच। और राउटर एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देता है। तो इससे क्या होगा कि इधर जो वाले कंप्यूटर इधर से भी काम कर लेंगे, इधर वाले कंप्यूटर इधर से भी काम कर लेंगे। तो दो प्रकार का यहाँ पर अगर स्विच और हब हो और उनको आपस में कनेक्ट करना हो तो राउटर का प्रयोग करना पड़ेगा। विदाउट राउटर के हम लोग कनेक्ट नहीं हो सकते, स्विच और हब को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आई होप कि यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है तो यहाँ पर स्विच, यहाँ पर क्या था, स्विच इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर, यस बिल्कुल करता है, इनटू नेटवर्क इन विच मल्टीपल कम्युनिकेशन, बिल्कुल, लाइक कैन बी इन ऑपरेशनल सिमल्टेनियसली, एक साथ में काम करने के लिए बिल्कुल करता है। तो ये सही है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सॉफ्टवेयर है, और हार्डवेयर, हार्डवेयर भी होता है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होता है, ठीक है ना। दैट प्रोटेक्ट कंप्यूटर, यस प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क फ्रॉम इंडस्ट्रियल, यानी कि इसका कहने मतलब यह है कि एक फायरवॉल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जो कि कंप्यूटर या नेटवर्क को घुसपैठियों से रोकता है। तो इंडस्ट्रियल का मतलब यहाँ पर घुसपैठियाँ हैं, तो बिल्कुल सही है यानी। अच्छा, अब आप लोग को इसी में एक और चीज़ सिखा देंगे आप लोग को, फायरवॉल क्या होता है, इसका क्वेश्चन आता है ज़्यादातर एग्जाम में। तो फायरवॉल को मैं यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा इसका थ्योरी समझा देता हूँ, तो आई होप कि आपको ज़्यादा मज़ा आ जाएगा और कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। ये वाला जो बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको आपको थोड़ा सा समझ में आ सकता है अच्छी तरीके से, और एग्जाम में अगर आ जाए तो ऐसे एग्जाम्पल आप बना दीजिए फटाक से। जितना जल्दी एग्जाम्पल बनाएंगे उतना जल्दी आपका पेज भर जाएगा और आसानी से थ्योरी ज़्यादा ना लिखे, पॉइंट टू पॉइंट लिखा करिए, एग्जाम्पल जल्दी बनाइए, क्योंकि एग्जाम्पल से एग्जाम्पलर को जल्दी समझ में आता है, थ्योरी में पढ़ता नहीं जो है। तो आप लोग भी वैसे ही काम किया करिए, ठीक है ना। जो लोग जल्दी जो है अभी जुड़े हुए हैं वीडियो में, वह लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों, ये एकदम फ्री है आपके लिए। तो चलिए यहाँ पर फायरवॉल देखो, ये फायरवॉल लगा हुआ है बीच में, यहाँ पे 2 लोग हैं और ये लाइन के थ्रू जुड़े हुए हैं। यहाँ पे वैन है, लोकल में भी हैं। अब ये मान लो ये हैकर लोग हैं या गलत लोग हैं जो इधर के कंप्यूटर को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो बीच में फायरवॉल लगा हुआ है। ये जैसे ही आपस में इधर से जुड़ने का प्रयास करेंगे वैसे ही क्या करेगा, रोक देगा। तो कुछ इस तरह से फायरवॉल काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फायरवॉल है, यहाँ पे कुछ लाइन है, ये फायरवॉल बीच में लगा हुआ है। जैसे ही इससे जुड़ने का प्रयास करेंगे और कोई भी गलत काम करेंगे तुरंत क्या करेगा, इन्हें रोक देगा। तो फायरवॉल का काम क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उन लोगों से जो गलत काम करते हैं उनसे रोकना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। तो बीच में ये हमारे कंप्यूटर के एक फायरवॉल होता है जो एक दीवार की तरह काम करता
है। तो आपको मुझे लग रहा है कि थ्योरी भी आपको समझ में आ गई होगी और अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर आप इसका आंसर दे सकते हो कि ये भी ट्रू है। अब अगली बात आती है कि अ वैन कवर अ लार्ज जियोग्राफिक डिस्टेंस सच एज स्टेट कंट्री आर इवन इंटायर वर्ल्ड। अब देखो ये वही पिछला जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। 2.4 को देखिए, WNAN एक बड़ी भौगोलिक दूरी को कवर करता है जैसे कि राज्य, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है। अब देखिए पहले से क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, ट्रू ही जा रहा है। रिपीटर एक उपकरण है जो एक रेडियो सिग्नल को प्राप्त करता है, उसे मजबूत करता है और आगे भेजता है, एकदम सही है। देखिए रिपीटर का काम होता ये है कि ये आपको यहाँ पर रिपीटर भी दिखा देते कैसा होता है थोड़ा सा। अरे भाई रिपीटर एक प्रकार का यहाँ पर ऐसे कुछ होता है ये डिवाइस, और आप लोग जो है अगर नहीं पता होगा तो ये राउटर के भी रूप में हो सकता है, ठीक है ना। तो ये राउटर ही दिख रहा, आपको दिख रहा होगा। अब इसको समझ में थोड़ा सा बढ़िया से नहीं आएगा क्योंकि ये थ्योरी बहुत ही अच्छी से इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि कुछ इस तरह से होता है आपका रिपीटर। जो काम क्या करता है वो आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए मान लो ये आपका घर है, ठीक है ना, और यहाँ से पाइपलाइन है, यहाँ पे भी एक घर है, ठीक, और मान लो आपका 2 मंजिला बना हुआ है, इनके घर में ये पाइपलाइन है, पानी आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आपके घर में भी पानी आ रहा है। अब मान लीजिए पानी यहाँ पर ज़्यादा आएगा कि यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पानी बिल्कुल कम आएगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ से कम ही आएगा। अब ये पानी और ऊपर चढ़ाना है आपको यहाँ पर, तो क्या चढ़ पाएगा अच्छे तरीके से? नहीं चढ़ पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मोटर लगाना पड़ेगा। तो मोटर का काम क्या है, इस आ रहे स्पीड को और आगे ले जाकर के स्पीड बना देना। तो जैसे सिग्नल यहाँ से चला, सिग्नल यहाँ से क्या गया, चला यहाँ पर। अब ये सिग्नल यहाँ से जब चलेगा तो ऐसे से जाएगा, अब जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। लेकिन रिपीटर जैसे लगाओगे वो क्या करेगा, सिग्नल जो आ रहा है उसको मजबूत करके और आगे को आगे भेजेगा। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में काम करता है। तो ये भी आपको लग रहा है मुझे समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरीके से, तो ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चन आगे का ट्रू हो गया है। अब देखना यह है कि आगे ट्रू है या नहीं है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में 5 या अधिक कंप्यूटर होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट आर 5 आर मोर कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में 5 कंप्यूटर या उससे ज़्यादा कंप्यूटर हो सकते हैं टू कनेक्टेड वन अनदर, बिल्कुल सही, ये भी सही है। एक उदाहरण विधि या एक कंप्यूटर में यह वर्तमान वस्तु एक संदर्भ है, कह रहा है एक उदाहरण। इन एन इंस्टेंस मेथड आर जो है कंस्ट्रक्टर दिस रेफरेंस टू करंट ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि इन इंस्टेंस मेथड कोई एक ऐसा मेथड है, आर कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर माने होता है कॉपी करना एक तरीके का। तो दिस इज अ रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। दिस एक मेथड है जो करंट ऑब्जेक्ट को करता है। तो ये सही आंसर है, ये जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, तो ये भी सही है। कह रहा कि JRE डिलीट ऑब्जेक्ट व्हेन इट डिटरमाइन दैट दे आर नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन। JRE डिलीट कर देता है ऑब्जेक्ट को व्हेन इट डिटरमाइन दैट दे आर नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड। दिस प्रोसेस कह रहा है JRE ऑब्जेक्ट को तब हटाता है जब यह निर्धारित करता है कि उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को कचरा संग्रह कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ये भी है। JRE जावा के अंतर्गत यूज किया जाने वाला है और ये अपने ऑब्जेक्ट को तब डिलीट कर देता है जब उसका यूज ना किया जा रहा हो। तो यहाँ पर ये सही है, लेकिन वो डिलीट नहीं करता प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। अगर ऐसा प्रोग्राम कर दिया जाए तो कर सकता है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। HTML एक इनकोडिंग स्कीम नहीं है जिसका उपयोग वेब बनाने के लिए किया जाता है। देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो गया। HTML इज नॉट एन इनकोडिंग स्कीम विच इज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। कह रहा है कि HTML एक इनकोडिंग स्कीम नहीं है, इनकोडिंग स्कीम जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा एकदम से। चलिए, MIE स्टैंड फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIE का फुल फॉर्म आप लोग जो है मैं इसको दिखा दे रहा हूं। मुझे मल्टी यहाँ पे कह रहा है कि स्टैंड डिफाइन वेरियस मल्टी पार्ट मैसेज। यहाँ पे
बढ़िया से नहीं दिया हुआ है। MI का मतलब तो आपको थोड़ा सा किसी और में दिखाता हूँ। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन और MI। देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर यही है, MIME का मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो मेरे को लग रहा था कि ये बिल्कुल सही है, बट मैंने कहा एक बार कंफर्म कर ले। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ये भी एकदम सही है। तो आप देखिए अगर इसमें सब ट्रू करके आए होते तो इसमें से आपको 100% जो है समझ लीजिए कि 8 नंबर तो मिल ही जाता जो है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको कुछ समझ में आया होगा। काफ़ी क्वेश्चन इसमें मैंने कवर किया है, लगभग ऐसे तो 20 क्वेश्चन हो ही गया। इसका कवर जो है अभी कवर करना इसमें बाकी है, लेकिन अब ज़्यादा समय इसके लिए नहीं है। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ दूसरे चीज़ को पढ़ाने के लिए। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इसी तरह के और क्वेश्चन भी चाहते हैं कि मिल जाए, ये तो एक पेपर का है, क्योंकि ये पिछले साल का पेपर है तो सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा अगले साल अगले एग्जाम में। लेकिन इस तरह के अगर क्वेश्चन हम चाहते हैं तो देखिए हमने अभी इनका पेपर कलेक्शन तैयार किया है जो, ठीक है ना। और ये है पूरा पेपर का वो पिछले साल का पेपर। तो आप इनको ले करके भी सॉल्व कर डालिए। और एक बात और महत्वपूर्ण है इसमें कि आप लोग जब सॉल्विंग करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए पार्ट जो 2 है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब लेकिन पार्ट 2 पढ़ने का कहाँ ज़्यादा टाइम है। बच्चे हमसे कह रहे सर इतने दिनों में क्या पॉसिबल हो पाएगा। देखिए आपके पास जितना भी दिन होता है, जितना समय होता है वो कम नहीं होता है, लेकिन आप प्रयास अगर ही नहीं करेंगे तो होगा क्या, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आपके पास जितना समय है उतने में ही आपको फाइटिंग करनी है, उतने में ही हमें उसे क्रैक करना है। अब हमें 5 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, किसी को और ही कम समय बचा होगा तो क्या वो फाइटिंग नहीं करेगा, तो बिल्कुल ऐसे ही हार जाएंगे आप। तो मेरे लिए हिसाब से फाइटिंग करना चाहिए। कैसे तैयार करना चाहिए, इनमें क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करने के लिए इनका आंसर कैसे मिलेगा, तो देखिए इनका आंसर जो है आपको मिलेगा। पढ़ने के लिए क्या करना है, टॉपिक के वाइज हमने यहाँ पर देखिए इनके नोट्स तैयार कर दिया है। यहाँ पे ये कंप्लीट रेफरेंस बुक है, एक वेब पब्लिशिंग बुक है। इसके अलावा इसके अंतर्गत आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नोट्स है पूरा, स्पेशली ये भी एक बुक ही है, ठीक है। तो ये आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। देखिए ये एंगुलर.js का बुक है, तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है, जो R5 की स्टूडेंट हैं जिनको अभी जल्दी स्टार्ट किया है, तो देखिए ये आपको पूरा मिल जाएगा। चलिए मैं आपको एक नोट्स ओपन करके दिखाता हूँ। ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपके पास सफिशिएंट समय है, अभी आपको ये नहीं है कि कम टाइम है, बट आपको तो ये नोट्स हमने स्पेशली काफ़ी मेहनत करके तैयार किया है और ये आपको मिल जाएगा। तो आप भी इसको अच्छी तरीके से, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा वेबसाइट के बारे में पूरा आपको मिल जाएगा। HTML क्या है, CSS जावास्क्रिप्ट, W3 CSS प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, कई प्रोजेक्ट इसके अंदर दिया भी है, तो ये पूरा आपको मिल जाएगा। तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ये पूरा हिंदी इंग्लिश मिक्सअप है, पूरा हिंदी में बिल्कुल नहीं है और ना पूरा इंग्लिश में ही है, तो इसलिए आसानी से आपको समझ में आ सके, काफ़ी अच्छी तरीके से इसे तैयार किया है। और इसके अंदर अच्छे खासे पेज हैं, 75 पेज हैं, तो आपको इनमें से सब तो नहीं पढ़ना है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है। और एक और अच्छी बात इसमें है, सभी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल के साथ में आउटपुट भी लगा हुआ है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अगर मान लो आप रन नहीं करा पा रहे हो तो कैसे रन करना है, ये आपको सिंपल क्या करना है, ये वाला आपको जिसे रन करना है तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पर आपको कैसा आउटपुट आएगा वो आपको समझ में आसानी से आ जाए, उसके लिए हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है। तो ये एक ही नहीं है, इसके अंदर कई हैं, और आपको दिखाता देता हूँ। ये वो बुक है, देखिए ये आपका कंप्लीट बुक है। अगर आप रेफरेंस बुक्स में से क्वेश्चन निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी टॉपिक को आप यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। ये वाली जो बुक है ये एकदम फुली है, ठीक है, तो ये आपको पूरी मिल जाएगी। इसके अंदर CSS जावास्क्रिप्ट सब कुछ दिया हुआ है और लेटेस्ट पर है, सबसे बड़ी बात तो ये है जो है, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है।
और इसके अलावा आपको MCQ मिल जाएगा। अगर ये पूरा कुछ आपको लेंगे तो आपको मिलेगा कितने रुपीज़ में, तो देखिए ये अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत चार्ज तो मैं नहीं ले रहा हूँ आपसे जो, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ पे करना है, और अगर MCQ ही लेते हैं तो ये आपको केवल 100 रुपीज़ पे करना है। सिंगल MCQ लेना चाहते हैं तो आपको 40 रुपीज़ पे करना है। लेकिन मैं तो आपसे कहूँगा जो है, ठीक है ना, कि आप अगर आपके पास नोट्स उपलब्ध है तो आप MCQ जरूर ले लीजिए। MCQ देखिए कितना इसमें दिया हुआ है MCQ, तो देखिए आप लोग जरा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए, क्योंकि ये MCQ आपको ठीक से दिखेगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। देखिए ये सारा MCQ यहाँ पर है, HTML का है ये MCQ। HTML के अलावा एंगुलर, ये HTML तो नहीं, ये वाला MCQ है। ये देखिएगा एंगुलर JS का है MCQ है, इसमें 50+ के आसपास है। ये CSS का है MCQ, CSS के 2 हैं MCQ दिया हुआ है, इसमें 20+ है और इसमें 255 के आसपास है। इस वाले में आपको 250+ के आसपास दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ये MCQ दिया हुआ है, ये HTML का है और HTML का 2 है, इसमें 250+ के आसपास इसमें दिया हुआ है। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट का MCQ दिया हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट के अलावा जावास्क्रिप्ट का 2 MCQ दिया हुआ है, और इम्पॉर्टेंट वेब डिजाइनिंग का अलग से पूरा दिया हुआ है, जो वेब डिजाइनिंग के पार्ट अलग है। तो ये हमने, अच्छा ये हमने किस पर्पज़ से बनाया, किस तरीके से बनाया, तो देखो ये पर्पज़ हमने बनाया कि आपके जो पेपर है, जो आपका जो कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग पूरा हमने अलग अलग MCQ बना दिया है, ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए कि HTML का, CSS का अलग अलग से, ताकि पूरा एकदम डिटेल में आपको समझ में आ जाए। अच्छा चलिए आपको कोई MCQ यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे है। चलिए मैं आपको यहाँ पर MCQ दिखाता हूँ, CSS का MCQ दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको पहले वाला दिखाते हैं आपको, तो ये MCQ कैसे है आपको यहाँ पर देखेंगे, और इसमें से कुछ क्वेश्चन भी आपको हम समझाते हैं कि क्या इसका क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इसी MCQ को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेंगे, व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर, ठीक है। स्टैंड, इसका CSS का स्टैंडअप क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पर हमने ऑलरेडी दे रखा है, आप आसानी से समझ जाएंगे अगर आपको पता है तो, और अच्छी बात है। यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, यहाँ पर है, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर रेफरिंग टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट अगर हमें लेना है तो हम कैसे लेंगे, स्टाइल शीट, माई स्टाइल, इसका आप लोग आंसर जरा अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर आएगा, A, B, C, D। देखिए पहला तो आपको बता दे रहा हूँ कि ये गलत है, और यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं दूसरा भी गलत है, यानी आंसर यहाँ पर तीसरा वाला सही है। लिंक रिले स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS HREF, अगर आप चाहें तो इतना पूरा का पूरा हिस्सा रिमूव कर देंगे तब भी काम करेगा। ये बाय डिफॉल्ट से अपने आप से ऐड कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है, where in an HTML document is correct place to refer an external style sheet। हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कहाँ रखते हैं तो देखिए हेडर में। अब आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसका, आप लोग जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हेडर होता है हमारा, ये हेडर टैग है, इसी के अंतर्गत हम लोग CSS को रखते हैं। जितनी सेटिंग हम रखी जाती है वो सब इसी के अंदर रखी जाती है। कुछ हम लोग जो हैवी होता है वो हम लोग बॉडी में के नीचे डालते हैं यहाँ पर। ये मैं आपकी जानकारी लिए बता रहा हूँ, ये अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में, क्योंकि मैं एक वेब डेवलपर भी हूँ, तो यहाँ पर आप जो है डाल सकते हैं। हैवी फाइल अगर हमारी है और जो लेजेसी लोडेड है उस सिचुएशन के लिए हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो फाइल रहती है वो वेबसाइट के लोड होने पर कम लोड लेती है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक से। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला, यानी कि 4। तो विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट। यहाँ पे विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट। तो यहाँ पर इंटरनल स्टाइल शीट डिफाइन करने के लिए हमें
ये मैंने अभी वीडियो में ही बताया है। तो स्टाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये आपको इसी वीडियो में बताया है मैंने जो है। विच एस्टिमल एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे डिफाइन इनलाइन स्टाइल, ठीक है ना। तो इनलाइन स्टाइल करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, स्टाइल का प्रयोग करेंगे। देखो इनमें ये सी वाला भी आंसर सही होता, लेकिन इसमें गलत हो गया है, तो डी आंसर सही है। ऐसे इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको ये पूरा का पूरा जो है, ठीक है ना, ये नोट्स मिल जाएगा और अच्छे तरीके से आपको एकदम समझ में आ जाए जो है, ठीक है। आई होप कि ये आपको पूरा बढ़िया से समझ में आया हो। मैं आपको एक और नोट्स भी दिखाता हूँ, ठीक है, इसके अतिरिक्त। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, आपको दूसरा दिखाता हूँ मैं, HTML का दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए इसमें भी आपको अच्छी तरीके से, अब वेब पे डिस्प्ले पिक्चर को डिस्प्ले करता है। व्हाट टैग भी व्हाट यूज टू डिस्प्ले दैट पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग कौन सा टैग का प्रयोग करते हैं, पिक्चर, इमेज, IMG, SRC। पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा टैग है, टैग का नाम बताना है। देखिए मैं आपको इस एग्जाम्पल को पहले प्रैक्टिकली रूप में समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको कुछ और भी नया मिल जाएगा। अगर पिक्चर डिस्प्ले करना हो तो हमें अपने वेब पेज में IMG टैग का प्रयोग करना होगा, SRC लिखना पड़ता है और इसके अंदर पूरा पाथ लिखना पड़ता है, ठीक है ना। और एक और चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ता है ALT, इसका मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, अगर मान लो पाथ हमने पूरा नहीं डाला तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। एक और चीज़ समझा देते हैं साथी में आप लोग को, टाइटल www.r-iti.com। अगर हमने टाइटल डाल दिया तो जब हम इसके ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पे क्लोज नहीं किया है इसलिए एरर हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने जब इसके ऊपर लाएंगे तो देखिए www.riti.com दिख रहा है, तो ये टाइटल होता है। तो टाइटल लगाने के लिए हम ये प्रयोग करते हैं। अगर हम मान लीजिए कि ये वाली पिक्चर डिस्प्ले करना चाहते हैं और वेब पिक्चर डिस्प्ले करना चाहते हो, तो देखो इसको राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज एड्रेस करना है। कॉपी इमेज जैसे ही करेंगे आप यहाँ पर इसको, इस एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ये पिक्चर का पेस्ट कर दिया है, http www.riti.com। अब ये पूरा हमने जब इस पर रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर पिक्चर आ जाएगा, बट पिक्चर अभी भी नहीं आई है। तो इसका मतलब है कि कोई, अच्छा यहाँ पर देखो हमने एक मिस्टेक लिख दिया है, RC होगा, SRC स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी थी, इसकी वजह से नहीं आ रहा था। देखिए ये आ गया। तो आपको एक नई बात सीखने को मिल गई साथी में। चलिए तो यहाँ पर आपको ये चीज़ सीखने को मिल गया। तो देखिए यहाँ पर आपने ये सीखा, क्वेश्चन नंबर कौन से वाले में थे हम लोग, ये पहले वाले क्वेश्चन में थे। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 2 वाले में, बी टैग मेक दैट इनक्लोज टेक्स्ट बोल्ड, विच इज अदर टैग टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। कोई और टैग है जिसके थ्रू हम लोग ऐसा कर सकते हैं, EMP, ब्लैक, डायर, स्ट्रॉन्ग, कौन सा है टैग, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चलिए ये कमेंट करके बताइए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता आपको तो समझ लीजिए कि आपने अभी तक HTML ठीक से सीखा नहीं है। और अगर आपने HTML सीखा नहीं है तो आप लोग क्या करिए, HTML के वीडियो भी हमारे दिए हुए हैं। आप लोगों को करना क्या है, YouTube पे चैनल पे हमारे जाइए और उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पूरा आपको दिया हुआ है सब अच्छी तरीके से। 10 दिन बहुत कम नहीं है, बहुत अधिक है। अगर आप 4-5 घंटे दिन में दीजिए, आराम से बढ़िया सीख जाएंगे आप जो है। लेकिन आपको देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आप सीख पाएंगे, ऐसे नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए ये मैंने आपको यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन की भरमार है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन की इसमें भरमार है। और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हमने इस वाले में नीचे डाल दिया है। तो कहाँ पे डाला वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हमने यहाँ पे नीचे डाला है। तो काफ़ी मज़ेदार आएगा, इसमें आपको मज़ा आएगा जब आप सीखेंगे।
देखिए यहाँ पर हमने डाला है, ये आपका आंसर दिया हुआ है पूरे क्वेश्चनों का। तो ये आपको पूरा एकदम से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, आपको पूरा का पूरा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप जब अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको MCQ मिल जाएगा। तो अगर आप केवल MCQ चाहते हो तो आपको केवल 100 रुपीज़ पे करना है। ये आप MCQ का प्राइस नहीं दे रहे, बल्कि आप ये समझिए कि आपको केवल मैं पढ़ने के पर्पज़ से दे रहा हूँ। आपको ये MCQ अगर आप ढूंढेंगे यूट्यूब पर तो शायद ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसका पूरा कम्प्लीटली और ये बहुत ही मेहनत करके बनाया है। तो जो मैंने आपको दिखाया है, कम से कम आप लोग जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने उस दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिसके पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है, जो पढ़ नहीं पा रहा, जिसके पास नहीं है, तो वो ज़रूर ले ले जाए, ठीक है ना। हाँ, ये MCQ आपको PDF के फॉर्मेट में है, ये प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको नहीं मिलेंगी। ये आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, वहीं से आपको पढ़ना होगा। या आप इसको डाउनलोड भी नहीं कर सकते हैं, प्रिंट भी नहीं कर सकते हैं, या आपको वहीं से पढ़ना है। और ये शेयरेबल भी नहीं होगा, तो आप शेयर भी इसे नहीं कर पाएंगे, कि केवल और केवल आपके लिए दिया जा रहा है ये, आप ताकि अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ जो है। साथ में आपको थ्योरी कैसे करना है, तो देखिए थ्योरी के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसके लिए नोट्स दिया हुआ है। आप जब थ्योरी वाला पोर्शन आता है क्वेश्चन में, तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पर देखो, अभी मैंने TCP और IP लेयर, लिस्ट प्रोटोकॉल डिवाइस एंड यूनिट ऑफ डेटा एट ईच ऑफ TCP IP लेयर। देखिए TCP और IP लेयर होता है, ये भी हम आपको समझा देंगे जो है अभी के अभी वीडियो में, ताकि ये भी समझ में आ जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वही है पर ज़्यादा अंतर नहीं है। TCP IP लेयर भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जो लेयर हमने आपको बताया ये बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट दीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने वैसा ही मॉडल समझाया आपको, जिसमें 7 लेयर होता है। TCP IP में केवल 4 लेयर होता है। बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर मज़ा आया हो तो आप लोग कमेंट करिए कि क्या आपको मज़ा आया इस वीडियो में या नहीं मज़ा आया। मज़ा ना आया हो तो आप लोग इस वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा, अगर मज़ा ना आया हो वीडियो में आपको तो। और अगर शेयर नहीं किया तो बिल्कुल गलत काम किया आपने, हमारे साथ तो बिल्कुल गलत काम किया। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग गलत काम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग जो है शेयर जरूर कर दीजिए। जिन दोस्तों के पास नहीं है या नहीं मिल पाया, जिनको नहीं पता है, उनको भी शेयर कर दीजिए। तो इसमें देखिए TCP IP में 4 लेयर हैं। कौन कौन से हैं, कुछ को मिला कर किया गया है। जो डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है, इसको नेटवर्क लेयर में बना दिया गया है। अब आगे आता है, हम लोग जो नेटवर्क था उसको इंटरनेट में नाम दे दिया गया है। ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट ही रखा गया है। ऊपर के जो 3 लेयर थे, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इनको एप्लीकेशन में डाल दिया गया है। तो जो बात OSI में है वही बात पूरा उसमें भी लिखना है, बट नाम बदल करके किया गया TCP IP। तो भैया आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो जो पेपर में दिया हुआ है यहाँ पर कि TCP IP लेयर के बारे में आपको लिखना है। लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स के नाम लिख दीजिए, डिवाइस के नाम लिख दीजिए। तो कुछ नहीं करना, जो मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पर, इससे पहले वाले में आप ये सारे नाम लिख दीजिए। उसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल मैंने दिखाया था, ये देखिए इसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल सब दिया हुआ है, ये नाम दिया हुआ है, प्रोटोकॉल के नाम दिए हुए, बस यही सब लिखना है आपको, है सिंपल सा। ये आप इसका चार्ट पूरा बना लीजिए, 2-3 बार इसका लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, बस समझ लो हो गया। अब जब याद हो जाएगा तो आपको आसानी से ये वाला पेपर का क्वेश्चन आंसर आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, लिख ले जाएंगे, बिल्कुल लिख ले जाएंगे आसानी से। तो लेकिन आप मेहनत करिए, आप पेपर को बढ़िया से तैयार करिए। आप जब बढ़िया से तैयार करेंगे तो 100% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि इस बार पेपर क्लियर नहीं हुआ नहीं, भले ही कम नंबर आए, लेकिन पास कर लेना 100% अनिवार्य है। क्योंकि जिनके पास समय नहीं है, क्योंकि अब पेपर पूरी तरीके से R5 में कन्वर्ट हो जाएगा सारे सभी लोगों का, तो बिना समय गंवाए हुए आप लोग जो है इसको अच्छी तरीके से तैयार करिए। और पिछले अन्य वीडियो नहीं देखा तो उनको भी देख लीजिए। हाँ, अगर आपके पास नोट्स की आवश्यकता है तो आप लोग नोट्स जरूर परचेज कर लीजिए। 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ में कुछ नहीं होता है, आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी और आप आसानी से 1 से 2 दिन में आप पढ़ ले जाएंगे। देखिए इनमें सब में जो है कम से कम जितने भी नोट्स दिए हुए हैं इनमें MCQ लगभग 2 दिन लगेगा पढ़ने में पूरा, और 2 दिन में कम से कम आप मान कर चलिए कि 2000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और 2000 क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो जाएंगे तो आसानी से आपका जो वो पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। ओ लेवल में केवल जो 4 पेपर होते हैं उसमें 2 ही पेपर कठिन होते हैं, C लैंग्वेज का और दूसरा वेब डिजाइनिंग का। लेकिन जो R5 है
जो स्टूडेंट R5 में हैं उनके सारे पेपर टफ होते हैं, उनके सारे पेपर टफ होते हैं कि कोई भी पेपर इजी नहीं है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वे तो नोट्स 100% जरूर ले लें जो R5 के स्टूडेंट हैं। तो आई होप कि ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग पेमेंट करने की, कैसे पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करना बहुत ही आसान है। आप लोग यहाँ पे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, या आपके पास यहाँ पे अगर ये भी नहीं सुविधा है तो आप लोग बैंक अकाउंट में पेमेंट करके ये प्राप्त कर सकते हो। ये जो है इम्पोर्टेंट डिटेल्स। कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।